दोस्तों नमस्कार। मैं मदनलाल मधु। एक उपन्यास पत्ताखोर मधु कांकरिया द्वारा रचित एक बहुत ही लोकप्रिय और बेहतरीन उपन्यास, जिसे करनाल हरियाणा के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राधेश्याम भारती जी ने बहुत गहनता से पढ़ा, उपन्यास के मर्म को बहुत बारीकी से परखा और उनकी कलम से जो शब्दामृत निकला, आज मैं मदनलाल मधु डॉक्टर भारती जी के उन्हीं समीक्षात्मक विचारों को आप सबके सम्मुख रख रहा हूं। मधु कांकरिया हिंदी साहित्य जगत में यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हिंदी साहित्य की सजग और संवेदनशील लेखिका है मधु कांकरिया, जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बनकर उभरा है। उनका यह उपन्यास पत्ताखोर महानगरों में युवाओं के बीच फैलते नशे की भयावह समस्या और उसके पीछे छिपे समाज शास्त्रीय कारणों का एक मार्मिक दस्तावेज है। क्योंकि मधु कांकरिया जी केवल एक कथाकार ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जो वेश्यावृत्ति, नक्सलवाद और युवाओं में नशे जैसी कुरीतियों के विरुद्ध सक्रिय रहती हैं। तो दोस्तों, आइए डॉक्टर राधेश्याम भारती जी द्वारा इस उपन्यास पर उनके समीक्षात्मक विचारों पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर भारती जी ने अपनी इस समीक्षात्मक टिप्पणी को जो नाम दिया है वो है नशे की अंधेरी कोठरी में टिमटिमाती रोशनी है उपन्यास पत्ताखोर। आक्रोश और अवसाद के धधकते अग्निकुंड से निकले संकल्प इस बार इतने पके हुए थे कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी उसे किसी नर्सिंग होम की शरण नहीं लेनी पड़ी। कुछ पेन किलर और कुछ विटामिन टैबलेट के सहारे ही किया उसने अपना डिटॉक्सिफिकेशन। निराशा भरे सागर से निकले ये आशा, विश्वास और संकल्प के जीवंत प्रतिमान हैं। ये पंक्तियां मधु कांकरिया के उपन्यास पत्ताखोर से उद्धृत हैं। यह शब्द समूह एक ऐसे सत्य से साक्षात्कार करवाता है जिससे सिद्ध होता है कि इंसान की दृढ़ इच्छा शक्ति, उसका अटूट संकल्प जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। वह परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि अपने मन के घोड़े की लगाम को इच्छा अनुसार खींचकर लक्ष्य की ओर मोड़ सकता है। देश की एक बड़ी आबादी नशे के भवंडर में धंसकर अपने वर्तमान और भविष्य को विनाश की राह पर ले जा रही है। नशे की लत ने मानव की शारीरिक और मानसिक शक्ति को, उसकी चेतना को कुंद कर दिया है। नशे की गिरफ्त में बच्चे, बूढ़े, युवा, स्त्री पुरुष सभी बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। मानवीय शक्ति, संसाधन और ऊर्जा जो देश, समाज और राष्ट्र के कल्याण में लगनी चाहिए, उसका एक बड़ा हिस्सा नशे की अंधेरी और गुमनाम गलियों में बर्बाद हो रहा है। यह उपन्यास उसी भयावह स्थिति को सूक्ष्मता से उजागर करते हुए केवल पूर्ण नशे की अवस्था में रहने वाले युवाओं की शारीरिक और मानसिक स्थिति को ही सामने नहीं रखता, बल्कि एक सम्यक समाधान भी पाठकों को सुझाता है। लेखिका अपने अद्भुत लेखन कौशल से युवा ऊर्जा को सही और संतुलित दिशा देती हैं, जिससे हर कोई सोचने समझने पर विवश हो जाता है। सामाजिक सरोकारों से जुड़ा यह उपन्यास दो भागों में विभाजित है। उपन्यास का मुख्य पात्र आदित्य दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है और दोनों भूमिकाएं पाठकों को विस्मित कर देने वाली हैं। प्रथम भाग में आदित्य के नशे से ग्रस्त होने के सफर का ऐसा मार्मिक चित्रण हुआ है जिसे पढ़कर एक बार तो पाठक की रूह कांप उठे। आदित्य किस तरह नशे की दुनिया में पहुंच जाता है। शातिर अभिज्ञान ने फिर आदित्य को ठेला
जिंदगी भर क्या बच्चा ही बना रहेगा, मर्द बन मर्द। और ये शब्द जैसे किसी भी नौजवान को आग में कूदने को प्रेरित कर देते हैं। लेखिका नशे की दुनिया का पन्ना पन्ना खोल कर रख देती हैं। ऐसा लगता है जैसे वह नशेड़ी की प्रतिच्छाया बनकर, या यूं कह लीजिए कि पर काया में प्रवेश कर उसकी मनोदशा को अक्षरशः कागज पर उतार देती हैं। नशेड़ी एक बार गांजा हेरोइन का स्वाद चख लेता है तो फिर वह उसी कुएं में डूबने को लालायित रहता है। कैसे भी, कहीं भी, धरती फाड़कर या आकाश छेद कर भी उस सुख को फिर से पाने की बेताबी पछाड़ खाती लहरों की तरह भीतर से उठने लगती है। और विड्रॉल की यातना इतनी भयानक होती है कि उस दौरान साक्षात हेमा मालिनी सी हीरोइन भी नशेबाज के सामने खड़ी हो तो वह कहेगा, नो, पहले ड्रग। उपन्यास अभिभावकों को सचेत करने के साथ साथ उन्हें कर्तव्य बोध भी करवाता है कि बच्चों की ऐसी स्थिति के लिए कहीं ना कहीं माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। जो अपने ही बच्चों का ध्यान नहीं रखते, उनके साथ समय नहीं बिताते। ऐसी स्थिति का चित्रण कुछ इस प्रकार व्यक्त हुआ है। जो पिता अपने पुत्र की अंतरात्मा के अंधेरे में ज्ञान का सूर्य नहीं जगा पाया, व्यर्थ है उसका सूर्य प्रणाम। कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती हैं ये पंक्तियां। इस उपन्यास में पात्र आदित्य पिता के प्यार या दबाव में नशा छोड़ देता है। फिर उस पर प्यार का नशा सिर चढ़कर बोलता है। आदित्य और राशि दोनों ही प्यार की गाड़ी में सवार होते हैं। प्यार के वो दिन रेगिस्तान में ठंडी बयार से लगते हैं। उन पलों की एक वानगी देखिएगा। उन्हीं आंसुओं की टपकन में पहली बार यह आत्मबोध भी हुआ कि राशि कितना अहम हिस्सा बनती जा रही है उसके व्यक्तित्व का। ऑफ कभी विड्रॉल में इसी प्रकार उसके शरीर की हड्डी हड्डी ऐंठ गई थी। आज प्रेमिका के विड्रॉल ने उसकी आत्मा के रोम रोम को रुला दिया था। और तभी उसे एकाएक ख्याल आया कि बहुत दिनों से उसने स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के सूत्रों को भी नहीं पढ़ा है। पर कोई चिंता नहीं, बस राशि का साथ मिलता रहे, नशा तो क्या, उसकी छाया भी उसे छू नहीं पाएगी। क्योंकि राशि स्वयं एक नशा है, एक ऐसा नशा जिसका डिटॉक्सिफिकेशन केंद्र दुनिया में कहीं नहीं है। पर यह प्यार की गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि प्रेमी आदित्य एक गलत फहमी का शिकार हो जाता है और प्यार में धोखा खाए शख्स की तरह वह खुद को फिर से उसी नशे के समुद्र में डुबो देता है। और उस समुद्र में नशे का कारोबार करने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो मुनाफे के लिए नशे को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और घर घर तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने अबोध बच्चों तक को नहीं छोड़ा। वे इस सागर की छोटी छोटी मछलियों को स्वतंत्र विचरण तब तक करने देते हैं जब तक वे कठपुतली बन उनके इशारे पर नाचते रहते हैं। पर जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार ताल बदली कि कच्ची को निगल जाते हैं। नशेड़ी भी कहां समझ पाते हैं उनकी चालें, उनकी धूर्तताएं। विश्वजीत को समझाने का प्रयास किया था आदित्य ने, पर विश्वजीत सब कुछ जानते हुए भी कि वह गलत राह पर है फिर भी नहीं माना। लेकिन आशा का दामन छोड़ना नहीं चाहिए। उपन्यास में दुर्योधन के माध्यम से दूसरों की दुनिया उजाड़ने वालों को सीख दी गई है। जानते हो, युद्ध क्षेत्र में ढेरों शवों के बीच दोनों टूटी जंघाओं के साथ लहूलुहान पड़े दुर्योधन से किसी ने पूछा था, आप अपनी वर्तमान स्थिति तक आखिर पहुंचे कैसे? दुर्योधन ने जवाब दिया था, मैं सत्य को जानता था, बावजूद उसके उस पर चल ना सका। मैं धर्म को जानता था, पर उस पर आचरण नहीं कर सका। उपन्यास की ये पंक्तियां भी पाठकों को प्रभावित किए बिना नहीं रहती।
अपराध जगत में आदमी कितना ही शक्तिमान क्यों ना हो, बड़े से बड़ा खुदा ही क्यों ना हो, कभी ना कभी वह अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा ही मार दिया जाता है। इतिहास उठाकर देख लो, गलत पालकी ढोने वाला कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता और अपराधी कभी भी अपनी पूरी उम्र जी नहीं पाता। यदि ऐसा न होता तो यह पृथ्वी रहने लायक न रहती। लेखिका ने उन लोगों के नाम तक उजागर किए हैं, इन्होंने इस दुनिया में गलत तरीकों से धन जोड़ा। उनकी मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी। इस तरह की जानकारियां पढ़कर लगता है कि लेखिका ने इस उपन्यास के लिए काफी शोध किया है। उपन्यास का जब दूसरा भाग यानी दूसरा द्वार खुलता है तो पाठक एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां अमीर और गरीब के बीच एक गहरी खाई है जिसे पाटना असंभव सा जान पड़ता है। पर असंभव तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं। आदित्य कलकत्ता की ऐसी ही एक मलिन बस्ती में पहुंच जाता है जहां मेहनतकश बसते हैं। वे अपने पसीने की स्याही से इतिहास रचते हैं, अपना ही इतिहास। पर दुर्भाग्य से उनके इतिहास को कोई वांचना नहीं चाहता। हाशिए पर पड़े उन लोगों से कोई सरोकार रखना नहीं चाहता। पर आदित्य इसी दुनिया में योगी सा रम जाता है और सही मायने में जिंदगी क्या है उसके गहरे अर्थों को समझ जाता है। अनुभवों के नित्य नए खजाने खोलती मोहन बागान लेन की यह आधी भूख, आधी बेरोजगार, आधी नई, आधी पुरानी, आधी यथार्थ, आधी स्वप्निल दुनिया आदित्य को अपने ढंग से जीना सिखा रही थी। उनका जीवन वास्तव में आदित्य को सोचने पर मजबूर कर देता है और उसी के वशीभूत वह अपने पिता को कहना चाहता है। जिस प्रकार यहां जीवन पग पग पर दुखों से अटा पड़ा है, वैसे ही खुशियां भी यहां कदम कदम पर बिखरी पड़ी हैं। किसी के यहां पुदीने की चटनी बन गई, गुड़ आ गया, बस पूरा घर खुशी से झूम उठा। जिस किसी दिन रिक्शे वाले को पुलिस का डंडा न पड़े तो वही दिन उनके लिए सबसे बड़ा यादगार दिन बन जाता है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच यह देखना है कि किस प्रकार छोटी छोटी चीजों से भी ये लोग सुख खींच लेते हैं। आदित्य ने उन्हें समझाया, संघ ही सत्य है, संगठन ही शक्ति है, व्यक्ति शून्य है। और अंत में नशेड़ी आदित्य को जब अपनी आत्मा की पुकार सुनाई पड़ती है तो जिस संकल्प से वह आगे बढ़ता है उसकी खुद की जिंदगी बदल जाती है। वह दूसरों की जिंदगी में प्रकाश फैलाने वाला इंसान बन जाता है। उसकी एक वानगी देखिएगा। मैं मोहन बागान की बस्ती को एक मॉडल बस्ती बनाकर पूरे कलकत्ते के सामने पेश करूंगा। मेरा उद्देश्य है अमानवीय श्रम का सफाया। मैं कर्म को सौंदर्य में बदल दूंगा, ऐसा सौंदर्य जिसमें आपका अंग भंग नहीं होगा, वरन आपको अपनी आत्मा की उपलब्धि का एहसास अवश्य होगा। आप इस कोऑपरेटिव को अपना विस्तृत परिवार समझें। जिस व्यक्ति की कथनी और करनी एक समान हो तो वह कुछ भी कर सकता है। आदित्य भले ही आर्थिक रूप से उनकी सहायता नहीं कर पाता, पर अपनी चेतना, अपने विवेक से उन लोगों को संगठित करके उन पर होने वाले शोषण को कम जरूर कर देता है। उपन्यास में पुष्पा जैसी महिलाएं जहां दूसरों के दुख दर्द को समझती हैं और आवश्यकता पड़ने पर अनमोल वस्तु भी दान कर देती हैं, ऐसे दृश्य गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा चलाए गए आंदोलनों में महिलाओं द्वारा आर्थिक सहयोग के चित्र अनायास मानस पटल पर अंकित होते चले जाते हैं। आदित्य अपने स्वार्थ को त्याग, अपने परिवार की सुख सुविधाओं को छोड़ महात्मा बुद्ध की भांति दूसरों के कल्याण की राह पर चल निकलता है। उपन्यास में पात्रानुकूल, भावानुकूल शब्दावली पाठकों को प्रभावित तो करती ही है, साथ में ऐसी दृश्य बिंब भी बनती है जो चलचित्र से आंखों के सामने चलते दिखाई पड़ते हैं। अंग्रेजी, तत्सम, तद्भव, देशन शब्दों के साथ साथ लोक भाषा का भी
खूब तड़का लगा है। भाषाई लालित्य पाठकों को एक अलग ही आनंद से भर देता है। वानगी देखिए, अंधेरी रात के समुद्र पर गिरती चांदनी की तरह उसके मन के समुद्र पर भी कामनाओं की चांदनी गिरने लगी। इच्छाओं के ज्वार भाटे उठने लगे। का रोम रोम मान रहा था कि शाम ठहर जाए, रात उसके लिए इतनी लंबी हो जाए कि लोग बाग उठकर चल दें, तो वह इस शांत सुरमय एवं घुंघरुओं की झंकार से मादक एकांत में अपनी इस अनूठी अलबेली और दुर्लभ सी सोन परी को जी भर छू ले। उपन्यास में विचारों का जो झरना बहता है वह कहीं ना कहीं पाठकों की अंतश्चेतना पर असर डालता है। अब्राहम लिंकन से किसी ने पूछा था, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? उसने जवाब दिया था, मेरा मानसिक नियंत्रण। जब कभी दुश्चिंताएं घेर लेती हैं, मैं सुखद कल्पनाएं करने लगता हूं। कोई भी दुख और दुर्भाग्य इंसानी हौसले और साहस से बड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों, पूरी सृष्टि में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जो मन के जोर से शून्य में से ब्रह्मांड निकालने की ताकत रखता है। उपन्यास का पहले भाग समाप्त होते ही पाठक की जिज्ञासा चरम पर पहुंच जाती है। वह सोचने पर विवश हो जाता है कि आगे क्या होगा। इसे उपन्यास की सफलता ही कहा जाएगा। यदि लेखिका अंत में राशि को आदित्य से मिलवा देती तो दोनों मिलकर जहां समाज में हाशिए पर पड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ते, तो वहीं नशे को भी रोकने का प्रयास होता। उपन्यास में जहां नशा है, नशे के विभत्स रूप हैं, वहीं नशे की दलदल से बाहर निकलता एक नौजवान भी है। समाज में छल कपट से भरे व्यक्ति भी हैं, तो विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने वाले भी। समाज का शोषण करने वाले शोषक हैं, तो एक दूसरे के दुख सुख में साथ निभाने वाले संवेदनशील प्राणी भी हैं। यह उपन्यास उदात्त मूल्यों को लेकर आगे बढ़ता है। उपन्यास में ऐसे प्रसंग भी आते हैं जो मनुष्य को ऊपर उठने की प्रेरणा से भर देते हैं कि मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। उपन्यास का यह अंश मन पर दस्तक देता है। सभ्यता इसी प्रकार हर युग में खतरनाक, अमानवीय और ऊबड़ खाबड़ पड़ावों से होते हुए यहां तक पहुंची है। आज भी यदि यह बची हुई है तो इसलिए कि अच्छे लोग बचे हुए हैं। यह उपन्यास युवाओं को मानवीय श्रम, संवेदना और गरिमा के साथ जीवन जीना सिखाता है। यह उपन्यास केवल सांस्कृतिक कर्म नहीं बल्कि वैचारिक आंदोलन की तरह है, जो अंधेरों में भटकती जिंदगियों को उजाले की ओर ले आता है। यह जीवन में प्रेम के और प्रेममय जीवन के सही मायने समझाता है। ऐसे उदात्त जीवन मूल्यों से ओतप्रोत इस कृति को विद्यालय और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, ताकि समय रहते हमारा युवा वर्ग चेत जाए और दूसरों में भी जागरूकता फैलाए। तो दोस्तों, यह था समीक्षात्मक विचारों का लेखा जोखा मधु कांकरिया द्वारा विरचित पत्ताखोर, और समीक्षक थे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राधेश्याम भारती। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत आभार।